बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िक्स 10th क्लास। टॉपिक है वेव्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़। पिछले लेसन के साथ कंटिन्यूशन में यानी तसलसल में ये हमारा लेक्चर आज का है। तो 10 क्वेश्चंस तक हमने काम कर लिया था। आगे क्वेश्चन नंबर 11 ये देखिए। A doctor counts 72 heartbeats in 1 minute। डॉक्टर जो है किसी मरीज़ की हार्ट बीट्स को काउंट करता है तो उसको पता चलता है कि 72 बीट्स यानी 72 1 मिनट में वो उसको मिली। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ द हार्ट बीट्स। दो चीज़ों को कैलकुलेट करना है। एक तो हार्ट बीट्स की फ्रीक्वेंसी यानी कि दिल की धड़कनों की फ्रीक्वेंसी, और दूसरा उन धड़कनों का जो टाइम पीरियड है, यानी एक धड़कन के आगे जो दूसरी अगली कंसेक्टिव वो धड़कन होती है, उन दो के दरमियान में टाइम कितना ख़र्च हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड करनी है। क्वेश्चन ये है, लाहौर बोर्ड 2019 में ये आया था क्वेश्चन। सॉल्यूशन देखिए। नंबर ऑफ हार्ट बीट्स 72, टाइम टेकन स्मॉल टी से शो करके 1 मिनट, यानी कि 72 हार्ट बीट्स के लिए जितना टाइम खर्च हो गया, क्वेश्चन में से हमको मालूम है 1 मिनट का टाइम खर्च हुआ है। और क्वेश्चन में हमको पूछा गया है कि दो चीज़ें फाइंड करनी है। ये देखिए, एक तो द फ्रीक्वेंसी एफ के साथ हमने शो कर ली, वो फाइंड करनी है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। दूसरी बात ये है कि टाइम पीरियड फाइंड करना है। कैपिटल टी, ये जहन में रखिएगा, यहाँ कैपिटल टी लगाना है टाइम पीरियड के लिए, वो भी हमने फाइंड करना है। तो फिर नंबर 1 पर इक्वेशन, यानी नंबर 1 चीज़ को फाइंड करने के लिए इक्वेशन, ये फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन है। ये देखिए एन जो शो हो रहा है, तो ये दिल की धड़कनें कितनी मर्तबा हैं, तो ये एन है। और उन जितनी मर्तबा भी हैं उनके लिए जितना टाइम खर्च हो गया, ये टाइम स्मॉल टी से ड्यूरेशन शो कर दिया। तो आगे देखिएगा, इस फार्मूले में पुटिंग द वैल्यूज़ पुट करने से क्या होगा। देखिए, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, तो एफ लगाया फ्रीक्वेंसी के लिए 72 नंबर ऑफ टाइम्स, यानी नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब है मर्तबा, कितनी मर्तबा हार्ट बीट्स। तो ठीक है, वो 72 मर्तबा हार्ट बीट्स हुई, लेकिन 72 मर्तबा होने में कितना टाइम खर्च हो गया, तो 1 मिनट का टाइम। तो उसको हमने ये देखिए 60 सेकेंड्स करके रखा है। तो अब इसको 72 को 60 से डिवाइड कर लो तो 1.2 आएगा। और ये मैं आगे इसकी तफसील में इस वक्त नहीं जाना चाह रहा कि फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है हम हर्ट्ज़ लगा देंगे। हमने हर्ट्ज़, ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट लगानी है। यहाँ पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये हर्ट्ज़ क्यों ऐसा लगाना है। ये आगे देखिए, क्वेश्चन में पूछी हुई दूसरी बात, उसको हमने नंबर 2 पे रखा है। द टाइम पीरियड, यानी हार्ट बीट्स का टाइम पीरियड कितना है, तो कैपिटल टी से शो करना है, मैंने पहले भी बताया। फार्मूला टाइम पीरियड का 1/f का मतलब है 1/ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी तो मालूम कर ली अभी थोड़ी देर पहले, तो उसमें 1.2 ये हर्ट्ज़ में फ्रीक्वेंसी आई थी। तो मैंने यहाँ पर हर्ट्ज़ इस वक्त जानबूझकर नहीं लिखा, वजह बताता हूँ अभी क्यों। तो ये देखिएगा, टाइम पीरियड के लिए 1 का 1 लिखा, फ्रीक्वेंसी जो है 1/2 लिख दी, और उसके बाद इस पूरे, यानी ये सारी चीज़ जो है, ये देखिए ये सारी चीज़ टाइम पीरियड है। तो टाइम पीरियड की यूनिट यहाँ सामने लिख देंगे सेकंड्स।
तो यहाँ पर हर्ट्ज लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर लिख भी दें तो कोई मसला नहीं है। तो पूरी ये टाइम पीरियड की यूनिट बिल्कुल सामने लिख दी है, और 1 को जब आप डिवाइड करेंगे 1.2 से, तो ये टाइम पीरियड धड़कनों का या हार्ट बीट्स का आ जाएगा 0.833 सेकेंड्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव ऑफ स्पीड 340 मीटर पर सेकंड। याद रखिएगा कि सेकंड के ऊपर जब -1 पावर लगी हुई है तो इसको मीटर पर सेकंड करके, यानी ये मीटर के साथ मीटर पर सेकंड करके पढ़ना है। एंड वेवलेंथ जो है 0.5 मीटर उस वेव की है। क्वेश्चन जो है वो लाहौर बोर्ड के 2021 वाले पेपर में आया था। सॉल्यूशन देखिए, बहुत आसान ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। स्पीड ऑफ द वेव की स्पीड देखिए ये दी हुई है 340 मीटर पर सेकंड, तो इसलिए ये यहाँ पर वही लिख दिए। v से शो किया है स्पीड को, ये जहन में रखिएगा, वेव की स्पीड को v से शो किया है। और आगे ये द वेवलेंथ, हाँ ये निशान देखें, लैम्डा इसको बोलते हैं, LAMDA, लैम्डा। वेवलेंथ के लिए ये निशान ये शो करते हैं। द वेवलेंथ लैम्डा से शो करके 0.5 मीटर, तो ये हमने क्वेश्चन से लिए, ये देखिएगा 0.5, ये देखिएगा वेवलेंथ जो क्वेश्चन में है 0.5 मीटर। आगे चलें तो इक्वेशन बहुत ही आसान है। v = f लैम्डा, इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो v की वैल्यू 340 मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड रखिएगा साथ में, =2 का =2 आ गया साथ में, और f को f ही रखा क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो फाइंड करनी है, और लैम्डा जो वो अभी बताया कि वेवलेंथ है तो उसकी वैल्यू ब्रैकेट में रख दी, और आगे f = दिस अपान दिस। ये इक्वेशंस को सॉल्व करना मैथमेटिक्स में सिखलाया जाता है। मैं तो डायरेक्ट ही यहाँ पर बोलने लगा हूँ, सुनिएगा। ये फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू, ये देखिएगा फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू दिस अपान दिस। तो दिस क्या, ये 340, और दिस क्या यानी 0.5। तो इन दोनों के साथ से, यानी ये यूनिट, एक यूनिट भी हटा दी, 340 के साथ से यूनिट हटा दी, और 0.5 के साथ से भी यूनिट हटा दी, तो दिस अपॉन दिस। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी की यूनिट जो है वो इसके सामने ही लिखनी है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज, होती है यूनिट, याद रखिएगा। तो फिर आगे इसको सॉल्व कर देना। 340 को जब आप डिवाइड करेंगे 0.5 से तो 680 आएगा, और हर्ट्ज की शॉर्ट फॉर्म आगे हमने शॉर्ट फॉर्म लगाई है HZ। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। राइट 2 डिफरेंसेस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स। कराची के 2016 वाले पर्चे में ये आया था। आंसर देखिएगा, 2 डिफरेंसेस में से पहला डिफरेंस जो है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ट्रेवल इन ए डायरेक्शन पैरेलल, ये ख़ास बात है, पैरेलल टू द ऑसिलेशंस। ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं ऑसिलेशंस के साथ पैरेलल चलती हैं, ऑसिलेशंस के साथ पैरेलल चलती हैं, जबकि वो जो दूसरी हैं ट्रांसवर्स वाली, वो ऑसिलेशंस के साथ परपेंडिकुलर चलती हैं। ये देखिएगा, मैं पढ़कर सुनाने वाला हूँ। वेयर एज ट्रांसवर्स वेव्स मूव इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द ऑसिलेशंस। बात इनमें याद रखने की ये है
कि जो लॉन्गिट्यूडनल वाली वेव्स होती हैं उनमें पैरेलल वाला लफ्ज़ ज़्यादा जहन में रखना है, बाकी अल्फाज तो मिलते जुलते ही होते हैं। और ये जो दूसरी है ट्रांसवर्स वेव्स, उसमें ये परपेंडिकुलर वाला लफ्ज़ याद रखना है। तो आगे हम नंबर 2 पर जा रहे हैं। ये दूसरा डिफरेंस देखिएगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हैं वो आर कंपोज्ड ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। मैं यहाँ पर कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस अल्फाज को नहीं समझाना चाहता। आप बस ये देख लें, फिर से मैं ये बोलने लगा हूँ, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर कंपोज्ड ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। ये रेयरफैक्शंस है, याद रखिएगा। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बनी होती हैं, किस चीज़ की बनी होती हैं? कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस की बनी होती हैं, जबकि ट्रांसवर्स वेव्स जो हैं वो क्रेस्ट्स और ट्रफ्स, ये अल्फाज याद रख लें, क्रेस्ट्स एंड ट्रफ्स की बनी होती हैं। तो ये दो फ़र्क टोटल हमने कर दिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बुक में वेव्स वाले टॉपिक में ये देखिए जहाँ लिखा है वर्कड एग्जाम्पल नंबर 2। इस क्वेश्चन को मैं पढ़ने लगा हूँ। ए फिशरमैन नोटिसेस दैट हिज बोट इज़ मूविंग अप एंड डाउन रेगुलरली ड्यू टू वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। फिशरमैन यानी मछेरा, मछलियाँ पकड़ने वाला शख्स, वो अपनी कश्ती में कहीं गया हुआ है दरिया में वगैरह, तो वहाँ नोटिसेस का मतलब है कि उसको मालूम होता है, उसके नोटिस में ये बात आती है, उसकी समझ में ये बात आती है। क्या बात? दैट हिज बोट इज़ मूविंग, यानी उसकी बोट जो है वो मूव कर रही है, ऊपर और नीचे मूव कर रही है, कभी ऊपर और कभी नीचे, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, बार बार उसकी बोट मूव कर रही है। उसको ये बात मालूम हुई, उसने ये इस बात को नोटिस कर लिया। रेगुलरली यानी कि ये किसी तरतीब से हो रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई बेतरतीबी अंदाज में। रेगुलरली तरतीब वाले अंदाज में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे वो बोट हो रही है। क्यों हो रही है? ड्यू टू वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। जिस पानी पर, चाहे वो दरिया का पानी था या किसी झील का पानी था, तो जिस पानी के ऊपर उसकी कश्ती थी, वो उसमें जो वेव्स आ रही थी बार 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 बार, तो वो वेव्स की वजह से ऊपर और नीचे कश्ती हो रही है, उसने इस बात को महसूस कर लिया। आगे देखिए, इट टेक्स 4.0 seconds फॉर द बोट टू ट्रेवल फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट पॉइंट। हाँ, कश्ती कितना टाइम खर्च कर लेती है? कश्ती जो है वो 4 सेकंड का टाइम खर्च करती है। कहाँ से कहाँ तक? हाईएस्ट यानी सबसे ऊपर वाला पॉइंट, जब वो उछल कर ऊपर जाती है, फिर अपनी असल पोजीशन पर आती है और फिर वो असल पोजीशन से भी नीचे चली जाती है। तो सबसे ऊपर वाली पोजीशन और सबसे नीचे वाली पोजीशन तक यानी जाने में फिर वो यानी टाइम 4 सेकंड का खर्च करते हैं। और टोटल डिस्टेंस ये जो है सबसे ऊपर वाले पॉइंट में और सबसे नीचे वाले पॉइंट में जो टोटल डिस्टेंस है वो है 3.0। मैं यहीं पर ये देखिएगा बताने लगा हूँ, ये देखिएगा इस बुक के ऊपर ही, ये जो है पानी नॉर्मल यानी सिचुएशन में है, नॉर्मल पोजीशन है। इसमें कश्ती यहाँ पर जब मौजूद है तो कश्ती जो है वेव जब आकर आगे चली जाती है, एक वेव आकर जाती है तो कश्ती यूँ हो जाती है, ये देखिएगा, पहले ऊपर जाती है, फिर वापस आती है और यहाँ तक आके फिर नीचे जाकर फिर वापस अपनी पोजीशन में आ गई। एक वेव गुजरने से ऐसा हुआ है, ऊपर वाली पोजीशन में गई, फिर वापस अपनी पहले वाली पोजीशन में आई, फिर नीचे वाली पोजीशन तक गई और फिर वापस दरमियानी पोजीशन जहाँ पर वो थी। फिर दूसरी वेव आई तो दूसरी वेव के गुजरने से फिर ये कश्ती ऐसे गई, वापस आई, फिर नीचे गई,
फिर यहाँ पे आ गई, फिर तीसरी वेव गुजरने से ऐसे यूं हो गई, चौथी वेव गुजरने से यूं हो गई। इस तरह से यानी बार बार वेव्स गुजरती रहीं और कश्ती ऊपर जाकर वापस अपनी पहले वाली पोजीशन पर, फिर और नीचे जाकर फिर पहले वाली पोजीशन पर। हर वेव गुजरने के साथ कश्ती एक मरतबा ऊपर, फिर एक मरतबा नीचे, और फिर ये। अच्छा, अब मसला क्या है? मसला ये है कि हाईएस्ट पोजीशन ये है और लोवेस्ट पोजीशन ये है। तो हाईएस्ट और लोएस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो यहाँ देखते हैं जी। ये देखिएगा, ये 3 मीटर, 3.0 यानी 3 मीटर का ये डिस्टेंस है हाईएस्ट और लोवेस्ट पोजीशन के दरमियान। और हाईएस्ट से लोवेस्ट तक जाने में उसको टाइम खर्च होता है। कितना खर्च टाइम होता है ये देखिएगा, 4 सेकंड का टाइम खर्च होता है। ये चीज़ें आगे मैंने लिखी हुई हैं कागज़ पर, वो मैं थोड़ी देर में आपको आगे दिखलाने जा रहा हूँ। अच्छा, फिर आगे देखिएगा, ये द फिशरमैन सीज दैट द वेव क्रेस्ट्स आर स्पेस्ड 8.0 मीटर अपार्ट। वो फिशरमैन जो है वो ये भी देखता है कि वो जो वेव्स हैं उनके क्रेस्ट्स, अब ये देखिएगा वेव्स में बनाकर दिखला देता हूँ। ये एक सीधी लाइन आ गई और वेव ये देखिएगा यूं करके, तो ये एक वेव हो गई और फिर उसके बाद यही वाली वेव फिर आगे चली जाएगी, तो फिर वो मतलब है कि ये ऐसे हो जाएगी, और फिर यहाँ से वेव आगे जाएगी तो फिर ऐसे ऐसे, और पीछे से वेव्स आती जाएंगी और वो वेव्स आगे बढ़ती जाएंगी। तो ये ऊपर वाली जितनी पोजीशनें हैं ये देखिएगा, ये वाली और ये वाली, ये ऊपर वाली जितनी भी ये पोजीशंस हैं इनको कहा जाता है क्रेस्ट्स, और नीचे वाली जितनी पोजीशन है इनको कहा जाता है ट्रफ्स। तो एक वेव जब होती है तो मुकम्मल होती है एक क्रेस्ट और एक ट्रफ। ये देखिएगा, क्रेस्ट एंड ट्रफ से एक वेव कंप्लीट हो गई। फिर दूसरी वेव आएगी तो यहाँ पर एक क्रेस्ट एंड ट्रफ बनेगा और ये वाली आगे निकल जाएगी। फिर उसके बाद तीसरी वेव आएगी, यहाँ पर क्रेस्ट एंड ट्रफ बनेगा तो ये वाली फिर आगे निकल जाएगी, और इस तरीके से वेव्स आगे चलती जाएंगी। तो बात ये है कि दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स के दरमियान ये देखिएगा, ये दोनों क्रेस्ट्स ये कंसेक्यूटिव नहीं है, बल्कि या तो ये दोनों कंसेक्यूटिव हैं या ये दोनों कंसेक्यूटिव हैं, यानी आगे पीछे बगैर दरमियान में कोई क्रेस्ट छोड़े हुए। कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स के दरमियान फासला उसने देखा मछेरे ने कि वो कितना है जी, यहाँ देखते हैं, वो ये देखें 8.0 मीटर का फासला है। अपार्ट का मतलब है कि दूरी, यानी दो क्रेस्टों के दरमियान जो दूरी है तो वो 8 मीटर की दूरी है। तो मैंने ये चीज़ें अच्छा आगे भी देखिएगा, अपने वो कागज़ पर तो लिखी हुई है लेकिन ये भी अभी क्वेश्चन जारी है। व्हाट इज़ द पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ ऑफ द वेव। यानी क्वेश्चन के ए पार्ट में 4 चीज़ें पूछी गई हैं, ये बतानी हैं, 1, 2, ये 3 और फिर ये 4। क्वेश्चन के ए पार्ट में 4 चीज़ें पूछी गई हैं। फिर बी पार्ट में पूछा गया है कि हाउ फास्ट आर द वेव्स ट्रेवलिंग, कोई चीज़ कितना तेज़ जा रही है, ये इसके लिए तो स्पीड बतानी होती है। तो हमने काम अपने कागज़ों पर कर रखा है, तो वहाँ चलते हैं। सॉल्यूशन देखिए क्वेश्चन का, फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू द अदर। ये जो एक एक्सट्रीम है वो ऊपर वाली पोजीशन जहाँ तक कश्ती गई, और दूसरी वाली जो है वो एक्सट्रीम वो नीचे वाली पोजीशन जहाँ तक कश्ती गई। तो उन दोनों एक्सट्रीम्स के साथ ये देखिएगा, द मूवमेंट टेक्स एट टाइम 4 सेकंड्स, 4 सेकंड का टाइम खर्च होता है, वो क्वेश्चन पर बता चुका हूँ। और देखिए डिस्टेंस जो है ये भी क्वेश्चन पर बताया हुआ है कि दो एक्सट्रीम्स के दरमियान में डिस्टेंस, यानी सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाली पोजीशन में ये 3 मीटर का ये आ गया डिस्टेंस। और फिर स्पेस बिटवीन द कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स,
आपको बाकायदा बताया था वो किताब पर ये क्रेस्ट्स बनाकर कि कंसेक्टिव क्रेस्ट्स के दरमियान में फासला जो है 8 मीटर का है। आगे देखिएगा, अब ये हमने क्वेश्चन मार्क्स लगाए हुए हैं। ये ए पार्ट जो वो किताब वाले ने कहा कि ये चीज़ें मालूम करनी है, ए पार्ट में ये 4 चीज़ें मालूम करनी है। इनको मैं पढ़कर सुनाना नहीं चाहता, ये देखिएगा यहाँ तक, ये देख लें, आराम से देख लें, चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। ये 4 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। और उसके बाद बुक वाले ने कहा कि बी पार्ट में कोई एक चीज़ फाइंड करनी है, तो वो भी हमने यहाँ ये देखिएगा बी पार्ट में ये लिखा हुआ है द वेव स्पीड, यानी वेव की स्पीड वो फाइंड करनी है। ये देखिए अगले स्टेप में हमने क्या किया है, फाइंडिंग द अननोन क्वांटिटीज़, मतलब है कि हेडिंग लगी हुई है, अननोन क्वांटिटीज़ को फाइंड करना है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, वो पार्ट नंबर ए में 4 चीज़ें फाइंड करनी थी। तो ये देखिएगा, ये 1, ये 2, ये 3 और चौथी फिर आगे वो आ जाएगी। तो हम शुरू करते हैं, ए में समझाने लगा हूँ, शॉर्ट में समझाऊंगा। ये देखिएगा, नंबर 1 द टाइम पीरियड, कैपिटल टी से शो करते हैं, वो फाइंड करना है। तो याद रखिएगा कि एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम तक जाने का जो टाइम वो किताब में लिखा हुआ है वो 4 सेकंड है। लेकिन ये जहन में रखिएगा कि कंप्लीट ऊपर जाकर नीचे जाकर फिर अपनी असली पोजीशन में आने के लिए 2 मरतबा यानी ऐसा ये टाइम खर्च होगा। इसको मैं आगे किसी जगह ये समझाने यानी कि इरादा रखता हूँ। तो यहाँ पर सिर्फ इतना जहन में रखो कि एक एक्सट्रीम से लेकर दूसरी एक्सट्रीम तक जितना टाइम खर्च होता है तो टाइम पीरियड उसका डबल होगा। ये डबल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया है। क्यों डबल होगा वो किसी और जगह बताऊंगा। और फिर ये आंसर आ गया, ये देखिएगा, इस जितनी वेव्स गुजर रही हैं हर एक वेव का जो टाइम पीरियड है वो है 8 सेकंड। ये टाइम पीरियड आ गया। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हुआ करता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। ये तो आज के लेक्चर में पहले भी गुजर चुका है, तो फिर ठीक है, 1 का 1 लिखा और टाइम पीरियड जो है वो ये 8 सेकंड लिखकर, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में आती है। मैंने पहले ही बताया फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में आती है। और आगे एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कि दरमियान वाली पोजीशन से लेकर किसी एक एक्सट्रीम पोजीशन तक। इसको भी मैं इरादा रखता हूँ किसी जगह तफसील से समझाने का, वो आगे किसी जगह समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पर ये जहन में रखिएगा कि जैसे आपने इस चीज़ को ये जहन में रखना है कि ये 2 से मल्टीप्लाई करके ये डबल कर देने से, यानी इस क्वांटिटी को डबल कर देने से टाइम पीरियड आ जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर आपको हाफ करना पड़ेगा, यानी कि जितना टाइम खर्च होता है एक वो जो एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम तक जाने में जितना टाइम खर्च होता है 3 सेकंड का, सॉरी ये 3 मीटर का ये फासला था। तो ये देखिएगा, हम किसी चीज़ को जब हाफ करते हैं तो 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जितना फासला, जितना डिस्टेंस एक एक्सट्रीम से लेकर दूसरी एक्सट्रीम तक ये 3 मीटर का जो डिस्टेंस कवर किया, उसको जब हम आधा करेंगे तो ये पूरा आधा जब डिस्टेंस बन जाएगा तो ये एम्पलीट्यूड बन जाएगा। ये भी जहन में रख लीजिएगा और फिर तफसील किसी और जगह आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। और फिर इसका रिजल्ट आ जाएगा कि एम्पलीट्यूड, जो वेव का एम्पलीट्यूड है वो 1.5 मीटर आया। और अब आगे ये क्वेश्चन जो पार्ट ए का आगे चौथा पार्ट, ये देखिए द स्पेसिंग बिटवीन, ये 2 मरतबा आ गया तो ये यहाँ से मैंने ये काट दिया। द स्पेसिंग बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स, स्पेसिंग का मतलब फासला, तो वो फासला वो फासला है, उसी को तो वेवलेंथ कहते हैं। 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स जो हैं उनके दरमियान में वो फासला, उसी को तो वेवलेंथ कहते हैं और उसको शो करते हैं लैम्डा से। तो वो फासला तो वैसे ही
लिखा हुआ है वो इस तरह से, वो तो क्वेश्चन में मौजूद है तो हमने वहीं से लिख दिया, यानी क्वेश्चन से मालूमशुदा चीज़ को यहाँ पे लिख दिया है। तो ये तो चार चीज़ें तो वो हो गई कि जो क्वेश्चन के ए पार्ट में वो हमने फाइंड आउट कर ली। अब ये क्वेश्चन का जो बी पार्ट है ये और भी ज़्यादा आसान है, ये देखिएगा। द वेव स्पीड, ये फार्मूला वेव स्पीड का, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा वेव लेंथ है और v जो है स्पीड है। पुटिंग द वैल्यूज़ करके तो v ही आया, इक्वल्स टू उसी तरह लिखकर फिर फ्रीक्वेंसी जो है ये 0.125 हर्ट्स ये, और फिर ये जो वेवलेंथ है ये यहाँ से ये इतने 8 मीटर लगाकर मल्टीप्लाई करने से स्पीड ऑफ द वेव जो आ गई है वो 1.0 मीटर पर सेकंड। ये मीटर पर सेकंड जो है ज़हन में रखिएगा कि आपको यहाँ से ये लेने की ज़रूरत नहीं है, इधर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है। ठीक है, यहाँ पर हर्ट्ज से लिखा है, यहाँ पर मीटर लिखा है, लेकिन आखिर में देखना है कि स्पीड की जो यूनिट है मल्टीप्लाई करने से, नंबरों को मल्टीप्लाई करने के आगे जो स्पीड की यूनिट लिखेंगे वो अलग से मालूम होनी चाहिए, स्टूडेंट को याद होनी चाहिए। मीटर पर सेकंड हुआ करती है स्पीड की यूनिट। और इस तरीके से ये हमारा लेक्चर यहाँ पर ख़त्म हो गया है, लेकिन ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक लेक्चर इसी टॉपिक पर, यानी वेव्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़ वाले टॉपिक पर एक सप्लीमेंट्री लेक्चर आएगा। उसमें कुछ चीज़ों की मैं तफसील बयान करना चाहूँगा, तो वो अगर आप लोग देख लेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।